वेलकम टू माय चैनल प्रदीप स्टडी अड्डा। यहाँ हम डीएलएड के चतुर्थ सेमेस्टर के अभ्यर्थियों के लिए शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन का जो आपका विषय है उसका अध्ययन करा रहे हैं। तो आप सभी के लिए यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है हम 2 वीडियो में करा चुके हैं। आपको फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड भी कंप्लीट हो गया और अब थर्ड पार्ट आपका कंप्लीट करा रहे हैं। तो आप सभी लोग अच्छे से मन लगा के अपनी तैयारी करें। चलिए, आपको जो नए भाई बहन जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको यहाँ पर प्रश्न दिखा दें। प्रश्न नंबर है, केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान के कार्य बताइए। तो आपको केंद्रीय जो है तकनीकी संस्थान है उसके कार्य बताना है, क्या क्या कार्य होते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आपको बताना है, शैक्षिक तकनीकी, शैक्षिक दूरदर्शन, इसको शॉर्ट में भी आप बोल सकते हो ईटीवी एवं रेडियो RER के सॉफ्टवेयर तैयार करने एवं हार्डवेयर द्वारा अपने प्रसारण के लिए उत्तरदायी है। तो आपको पता चल गया होगा। यहाँ पर आप देखिए, संस्थान शिक्षकों को इन कार्यों के संपादन में शिक्षण की व्यवस्था करता है, तो व्यवस्था भी करता है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हुआ, यहाँ से देखिए, नीपा के उद्देश्य लिखिए। तो यहाँ पर नीपा के उद्देश्य लिखना है। तो आपको यहाँ पर उद्देश्य 4 दिए हुए हैं। आप लोग इनको पढ़ के अच्छे से समझ के लिख लेंगे इस तरह से जैसे आपका नंबर 1 पे है, राज्य सरकारों तथा शैक्षिक संस्थानों को परामर्श देना। यहाँ पर नीपा के जो मुख्य उद्देश्य होते हैं वह राज्य सरकारों और शैक्षिक संस्थाओं को परामर्श देना है। सेकंड नंबर पे आप देख रहे हैं, शैक्षिक योजना तथा प्रसारण संबंधी शोध करने हेतु विभिन्न संस्थाओं का सहयोग। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर ये सारे जो पॉइंट्स हैं नोट कर लेने हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो आपको बताना है, बेसिक शिक्षा परिषद की उत्तर प्रदेश में जो स्थापना हुई है वह हुई है, उत्तर में लिख देंगे वर्ष 1972 में। जी हाँ, 1972 में। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश SCERT की स्थापना कब हुई थी। तो आपको बताना है, ये स्थापना हुई है सन 1981 में। आगे आप देखिए, प्रश्न आपका है, राज्य शिक्षा संस्थान के 3 कार्यों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर 3 कार्यों की विवेचना करना है, आपको बताना है। तो नंबर 1 में आपका आ जाएगा शैक्षिक एवं शिक्षण संबंधी शोध, और नंबर 2 में आ जाएगा आपका उच्च प्राथमिक स्तर की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनका लेखन, उनके संशोधन करना, और थर्ड नंबर पे आपका आ जाएगा जिला शिक्षा एवं प्रसारण संस्थान के शिक्षकों और प्रवक्ताओं का अध्यापन शिक्षित देना। ये आपका हो जाएगा। आगे देखिए, प्रश्न है, राज्य विज्ञान संस्थान कहाँ है। तो आपको बता देना है कि इलाहाबाद में है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रश्न है, राज्य विज्ञान किस शिक्षा संस्थान के 2 प्रमुख कार्य बताइए। तो आपको राज्य विज्ञान के जो शिक्षा संस्थान है उसके 2 प्रमुख कार्य बताना है। नंबर 1 में आप बता देंगे, प्रारंभिक स्तर से विज्ञान एवं गणित की पाठ्य पुस्तकों का लेखन, संशोधन व परामर्श देना, और सेकंड नंबर पे आप बता देंगे, विज्ञान एवं गणित शिक्षा की उन्नतिशील बनाने हेतु शोध कार्य करना। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, राज्य हिंदी संस्थान कार्यालय कहाँ है। तो आपको बताना है, राज्य संस्थान जो है SCERT एक अनुसंगत संस्थान है जो कि कहाँ है, आपका
वाराणसी में। जी हाँ, कहाँ स्थित है? वाराणसी में। इसको बनारस भी कहते हैं। तो आप लोग सारे क्वेश्चंस यहीं से कवर करते रहेंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन आपका है, राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ पर है? आपको बताना है। तो ये आपका है लखनऊ में। जी हाँ, ये आपका कहाँ है? लखनऊ में। इस तरह से प्रश्न है आपका, राज्य हिंदी संस्थान के कोई 2 कार्य लिखिए। तो आपका एक कार्य हो गया हिंदी व संस्कृत भाषा हेतु शोध अनुसंधान का कार्य करना, और सेकंड नंबर पे आप कह देंगे हिंदी व संस्कृत की पाठ्य पुस्तकों का लेखन या अनुश्रवण, तो इनकी समीक्षा करना ये कार्य होता है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो जाएगा, मनोविज्ञान शाला का परिचय दीजिए। तो आपको मनोविज्ञान जो शाला है उसका परिचय यहाँ पर पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि उत्तर प्रदेश स्थापना आचार्य नरेंद्र देव समिति की संस्तुति के आधार पर ये जो है विभाग इलाहाबाद में 1947 ईस्वी में की गई, जो कि शैक्षिक अनुबंधन प्रशिक्षण परिषद और एक इकाई मनोविज्ञान के निर्देशन विभाग में रूप में कार्य करते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, ब्लॉक संस्थान केंद्र के अकादमी कार्य बताइए। तो आपको यहाँ पर कार्य बताना है जो निम्नवत है, जिनको आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसा कि नंबर 1 पे आपका हो गया विद्यालय भ्रमण एवं शैक्षिक अनुसंधान, और सेकंड नंबर पे आपका जो है उसको विद्यालय का श्रेणीकरण, जैसे आपको बताना है यहाँ पर भौतिक वातावरण, शैक्षिक एवं शिक्षण विधि, और दूसरा मूल्यांकन होता है। और थर्ड नंबर पे आप बता देंगे बैठकों एवं गोष्ठियों का आयोजन। तो यहाँ पर जो बैठकें होती हैं, जो गोष्ठी होती हैं, उनका आयोजन कराना और प्रतियोगिताओं का आयोजन कराना। तो ये ब्लॉक संस्थान केंद्र के अकादमी कार्य होते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, NPRC का क्या मतलब है? तो NPRC का मतलब होता है N से न्याय, P से पंचायत, और RC का मतलब होता है संसाधन केंद्र। तो इसका पूरा आप देख लेंगे, न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। जी हाँ, आगे देखिए, प्रश्न आपका है, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय CTI के कोई 2 उद्देश्य बताइए। तो आपको CTI के 2 उद्देश्य बताने हैं। नंबर 1 आपका हो जाएगा माध्यमिक जो अध्यापक हैं उनके सेवा पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था, और नंबर 2 आप बता देंगे यहाँ पर नवाचार संबंधी प्रशिक्षण। और प्रश्न आपका है, सीमेंट का पूर्ण रूप क्या है? तो आपको बताना है सीमेंट का पूर्ण रूप क्या है। यहाँ पर आप बता देंगे राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं शिक्षण संस्थान। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, राजकीय शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ है? तो आपको यहाँ पर बताना है कहाँ है विद्यालय। आपको यहाँ पर जो है आंसर देना है, आंसर है आपका राजकीय शिक्षकों को तैयार करने के लिए जो हमारा विद्यालय है वह इलाहाबाद में रामपुर में शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय कार्यरत है। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, प्रबंधन क्रिया के अंग कौन कौन से हैं? तो प्रबंधन क्रिया के अंग आपको बताना है। यहाँ पर हो गया नियोजन, संगठन, निर्देशन, मूल्यांकन, नियंत्रण और सामंजस्य आदि। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, विद्यालयी प्रबंधन के अंतर्गत कौन कौन से भौतिक संसाधन आते हैं? तो आपको बताना है, यहाँ पर आपके हो जाएंगे मुख्याध्यापक का कक्ष, और आपका हो जाएगा स्कूल कार्यालय, कक्षाएं, स्टाफ रूम और ड्राइंग रूम, भूगोल कक्ष, विज्ञान कक्ष, शौचालय, खेल का मैदान, पुस्तकालय, छात्रों
छात्रावास आदि। तो ये तो आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे। आगे देखिए, प्रश्न आपका है मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक बताइए। तो आपको बताना है मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक क्या क्या हैं। इसमें आपका उत्तर हो जाएगा शिक्षक और बालक और समुदाय। ये तीन जो है मानवीय प्रबंधन के घटक हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका है लर्निंग कॉर्नर से आप क्या समझते हैं। तो आपको लर्निंग कॉर्नर के विषय में यहाँ पर पूछा गया है। इसको कहते हैं सीखने का कोना, अर्थात जहाँ रहकर बालक शैक्षिक गतिविधियाँ सीखता है उसको लर्निंग कॉर्नर कहते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपके हैं कक्षा में पढ़ाई जाने वाली पुस्तकों की संख्या का नाम बताइए। तो यहाँ पर आपको बताना है गिनतारा और करवल, इस तरह से करवला, कुछ भी आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन में। आगे देखिए, क्वेश्चन आपका है पाठ्य पुस्तकों के विकास में किन किन बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में आता है एग्जाम्स में। आप लोग यहाँ से इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करें। यहाँ पर आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है और शॉर्ट में भी बन जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, इसका उत्तर देखिए, विषय सामग्री छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल, छात्रों के जो मन के अनुकूल हो, चित्र एवं उदाहरण आवश्यकता अनुसार होने चाहिए और जो आप उदाहरण दे रहे हो उस उदाहरण के अनुसार उस किताब में चित्र होना चाहिए। तो ये होता है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया सामान्य विद्यालय में कम से कम कौन कौन सी समय सारणी बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर उत्तर में आप लिख देंगे कक्षा अनुसार और अध्यापका अनुसार। जी हाँ, जिस क्लास के लिए बनाई जा रही है उसके अनुसार और अध्यापक कौन से अध्यापक किस सब्जेक्ट का है उसके अनुसार। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया बच्चों से प्रोजेक्ट कार्य कराने की उपयोगिता बताइए। बच्चों से जो प्रोजेक्ट कार्य कराया जाता है क्यों कराया जाता है ये बताना है आपको, रीजन इसका। तो यहाँ पर आप बता देंगे कि बच्चों का आत्म प्रेरित करना और कार्य के लिए प्रोत्साहन करना, बालकों में सृजनात्मक विकास करना। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया शैक्षिक भ्रमण का महत्व बताइए। तो ये सब आप जानते ही होंगे, नहीं तो आपको हम बता दें, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है और कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो शैक्षिक भ्रमण, जैसा कि आप लोग कहीं मेला घूमने जाते हो, कहीं तीर्थ करने जाते हो, तो फिर वहाँ पर घूमते हुए क्या क्या देखते हैं, क्या क्या चीज़ें समझते हैं। तो आप लोग शैक्षिक भ्रमण के जो अनुभव होते हैं वह सबसे ज़्यादा शिक्षा बुनियादी होती है और उसको हम लोग जो देखते हैं बहुत लंबे समय तक याद रखते हैं, इसीलिए बुनियादी शिक्षा कही जाती है। अनुभवों से दूर हो जाती है, इसी ऐतिहासिक, भूगोलिक और वैज्ञानिक आदि भ्रमण जो है महत्वपूर्ण होते हैं, इसीलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पर बच्चे के जो है सीधे माइंड पर और लंबे समय तक उस जो भ्रमण में सीखता है वो सब याद रहता है। आगे देखिए, प्रश्न आपका है खेलकूद से बच्चों में किन पक्षों का विकास होता है। तो यहाँ पर शारीरिक विकास, मानसिक विकास और चारित्रिक विकास, सामाजिक विकास, राष्ट्रीयता विकास आदि होते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका है शिक्षकों से संबंधित पंजिकाओं के नाम लिखिए। तो शिक्षकों से जो संबंधित पंजिकाएं होती हैं वह होती हैं आपकी, एक तो रजिस्टर हो गया, वेतन हो गया रजिस्टर, और मिड डे मील रजिस्टर, सेवा पुस्तकालय रजिस्टर और पत्र व्यवहार रजिस्टर। तो हर चीज़ हमारी जो है रजिस्टर में दर्ज होती है। जैसे टीचर की उपस्थिति का रजिस्टर हो गया, टीचर के वेतन का रजिस्टर हो गया,
मिड डे मील का रजिस्टर हो गया, सेवा पुस्तक का रजिस्टर हो गया और पत्र व्यवहार का रजिस्टर हो गया, ये सब होते हैं। आगे देखिए प्रश्न आपका है वित्तीय अभिलेख कौन कौन से हैं, आपको बताना है। तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे वित्तीय में कैश बुक, शुल्क एकत्रितकरण और रजिस्टर, और आपका हो जाएगा वेतन भुगतान और रख रखाव, मिड डे मील, ये सब आ जाएंगे आपके। प्रश्न देखिए आपका है बीआरसी तथा एनपीआर में क्या अंतर है, आपको बताना है। बीआरपी मतलब ब्लॉक स्तर पर एवं एनपीआरसी न्याय पंचायत स्तर पर। जी हाँ, एनपीआरसी का मतलब हो गया न्याय पंचायत स्तर पर, तो शैक्षिक गतिविधियां करते हैं। आगे देखिए प्रश्न आपका है सार्वभौमिक का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर आपको सार्वभौमिक का अर्थ बताना है। इसका तात्पर्य होता है 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराना। आगे देखिए प्रश्न आपका है उत्तर प्रदेश के राज्य परियोजना कार्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपको अभी आगे भी पढ़ाया है, आप लोग फिर से देख लीजिए, लखनऊ। आगे देखिए प्रश्न आपका है प्रबंधन से क्या आप क्या आशय है। तो आपको बताना है प्रबंधन से आपका क्या आशय है। इसमें आप लिख सकते हैं संबंधित व्यक्तियों कार्य को संबंधित व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलतापूर्वक संपन्न कराने की प्रक्रिया ही प्रबंधन है। आगे देखिए प्रश्न आपका है प्रश्न देखिए कक्षा शिक्षण हेतु अति आवश्यक सामग्रियों का उल्लेख कीजिए। तो आपको यहाँ पर सामग्रियों का उल्लेख करना है। जैसे आपका हो जाएगा बालक के अधिगम के लिए सबसे ज़्यादा फर्नीचर, और यहाँ पर आपको नंबर 1 पे श्याम पट्ट डाल देना है, चौक डाल देना है, मॉडल डाल देना है, मानचित्र हो गया, रेखा चित्र हो गया और आकृति हो गई, और आपका ग्राफ हो गया, विज्ञान शिक्षण आदि, ये सब होते हैं। आगे देखिए प्रश्न आपका है मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक बताइए। तो यहाँ पर नंबर 1 में आ जाएगा प्रधानाध्यापक, नंबर 2 में आ जाएगा अध्यापक, और नंबर 3 में आ जाएगा छात्र, और नंबर 4 में आ जाएगा समुदाय। चलिए आगे देखिए प्रश्न आपका है कुशल शिक्षण के गुण बताइए। तो यहाँ पर कुशल जो शिक्षक होता है उसके गुण पूछे गए हैं। आपको बताना है एक सफल शिक्षक का प्रेमी होता है। सफल शिक्षक जो होता है वो छात्र प्रेमी होता है और विद्यार्थियों के विकास में रुचि लेता है और कठिनाइयों को उनके दूर करने के लिए हर समय तत्पर होता है। आप डाल सकते हैं यहाँ पर, और इस पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं, आप लोग यहाँ से देख लें और अच्छे से डाल सकते हैं अपने हिसाब से भी। आगे देखिए प्रश्न आपका है अध्यापक अनुदान धनराशि का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो इसमें आपका हो गया विद्यालय के उपकरणों की मरम्मत हेतु और बच्चों के बैठने हेतु फर्नीचर, दरी, चटाई खरीदने में, आवश्यक स्टेशनरी कार्य करने में, और पुस्तकालय हेतु किताबें, समाचार पत्र, ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, जिला प्रशिक्षण, देश के नक्शे, ग्लो, मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं आप लोग यहाँ से पढ़ लें इस क्वेश्चन को और अच्छे से अपने माइंड में बैठा लें। एक बार देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। आगे देखिए प्रश्न आपका है पाठ्य पुस्तकों की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो पाठ्य पुस्तकों की विशेषताएं होनी चाहिए चित्र रंगीन और आकर्षित होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक स्पष्ट बोलचाल की भाषा में होनी चाहिए जो ताकि बच्चा अच्छे से पढ़ के समझ ले, और बच्चों को आप सिखाने के अवसर दें सीखने के। और यहाँ पर आपको पाठ्य पुस्तकों के इस स्तरानुकूल एवं रोचक होनी चाहिए। आगे देखिए प्रश्न आपका है प्रश्न देखिए समेकित शिक्षा
किसे कहते हैं? तो आपको यहाँ बताना है समेकित शिक्षा जो है उसकी व्यवस्था जिनके तहत निःशक्त बालक बालिकाओं की शिक्षा सामान्य बालकों की तरह पूर्ण हो जाती है, उसे समेकित शिक्षा कहा जाता है। जैसा कि आगे प्रश्न है, देखिए, प्राथमिक विद्यालयों के संदर्भ में डेवलपमेंटल सेंटर के कार्यों को बताइए। तो यहाँ पर जो प्राथमिक विद्यालयों के संदर्भ में पूछा गया है और सेकंड क्वेश्चन आपका इसी में पूछा गया है, डाइट मेंटर कौन होते हैं? तो ये आपको पढ़ लेना है और ये क्वेश्चन आपका बहुत ही आवश्यक है। इसको कुछ और तरह से भी घुमा के पूछ सकते हैं, तो इसका उत्तर आप लोग अच्छे से याद कर लें। क्वेश्चन 2 हैं लेकिन उत्तर आपका यहाँ पर देखिए एक ही है। इसी तरह से इस उत्तर को किसी और क्वेश्चन के माध्यम से भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लें। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, कक्ष में स्वयं पढ़ाकर सीधे सहायक और मार्गदर्शक बनकर शिक्षण संबंधी कठिनाइयों का स्थानांतर कराते हैं। तो इसी तरह से आप इनके पॉइंट नोट कर लेंगे। जैसे आपके यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं, नंबर 1 में आपका आ जाएगा, विद्यालय भ्रमण द्वारा अनुभूति कठिनाइयों का संकलन एवं उनका विश्लेषण करते हैं तत्पश्चात इसके समाधान हेतु उपाय करते हैं। तो आप लोग यहाँ से इस क्वेश्चन को देख लेंगे। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, एनपीआरसी की 3 प्रमुख कार्य बताइए। तो यहाँ पर एनपीआरसी के 3 प्रमुख कार्य आपको बताना है। यहाँ पर आपका जैसा कि आपका यहाँ पर आ जाएगा कार्य में, न्याय पंचायत समावेशक, प्रत्येक विद्यालय का माह में 1-2 बार पर्यवेक्षण करके प्रबंधन संबंधित समस्याओं को ज्ञात करता है। मतलब जो भी समस्याएं होती हैं उनको जानता है और उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करता है। और सेकंड नंबर पे आप डाल देंगे, न्याय पंचायत जो है समन्वयक शिक्षा प्रबंधन और अध्यापकों के नवीन शिक्षण विधियों का प्रदर्शन करते हुए ज्ञान कराता है और जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सुचारू रूप से अच्छी बन सके। आगे देखिए, आप थर्ड नंबर पे डाल सकते हैं, न्याय पंचायत समायक विद्यालय भवन की स्थिति एवं उनके लिए अनुमति, धन की आवश्यकता और सूचना उनके उच्च अधिकारियों को देता है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो जाएगा, खेल कूद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो आपको बताना है। यहाँ पर बहुत से सिद्धांत दिए हुए हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ लें इनको। जैसे आपका हो गया, खेल कूद पर कुछ ही छात्रों का एकाधिकार न होने देना, मतलब सभी को खेलना आवश्यक होता है और प्रत्येक खेल के नियमों का पालन करना। इस तरह से आप इन सबको पढ़ लेंगे और नोट कर लेंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन आपका है, लोच का सिद्धांत क्या है? तो आपको बताना है, लोच का सिद्धांत है, इस साध्य के ऊपर अधिकार नहीं करना चाहिए। साध्य को बालक के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास है और पाठ्यक्रम अध्ययन विधि आप यहाँ से देख लेंगे। परीक्षा समय सारणी वास्तव में विद्यालय प्रबंधन का प्रत्येक पक्ष। इस तरह से आप पूरा ये लोचन का सिद्धांत है, आप पूरा सिद्धांत यहाँ से पढ़ लेंगे। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, साला कैलेंडर से क्या अभिप्राय है? तो साला कैलेंडर से क्या अभिप्राय है आपको बताना है। इस कैलेंडर को तैयार किया जाता है क्योंकि जिसमें विद्यालय की आवश्यक मासिक सत्र अवधि का, वार्षिक परीक्षाओं का, तिथियों का तथा विशेष तिथि विद्यालय चुनाव, वार्षिक समारोह, अभिभावक सम्मेलन आदि का इसमें तिथियों का जो है संभावित कर ली जाती हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, अच्छे वाचनालय की 2 विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पर
नंबर 1 में आपका आ जाएगा वाचनालय का स्थान शांत, सृजनता तथा आरामदेह होना चाहिए। और नंबर 2 आपका आ जाएगा वाचनालय में प्रकाश एवं वायु संरक्षण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। प्रश्न आपका है पाठ्य सहगामी क्रियाओं कलापों के 4 उद्देश्य बताइए। तो यहाँ पर नंबर 1 आपका हो जाएगा शारीरिक विकास, नंबर 2 आपका हो जाएगा संवेदनात्मक विकास और नंबर 3 आपका हो जाएगा राष्ट्रीय की भावना का विकास। इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को कवर करेंगे। आगे देखिए, प्रश्न आपका है प्रबंधन के प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। तो आपको यहाँ पर प्रमुख घटकों के नाम लिखना है। जिस तरह से शिक्षा के विकास का लक्ष्य हो जाएगा, नियोजन के कार्य हो जाएंगे, कार्यों में व्यवस्था करना हो जाएगा और प्रबंधन के कार्यों का आकलन करना हो जाएगा। आगे देखिए, प्रश्न आपका है शिक्षक संदर्शिका की कोई 2 लाभ बताइए। तो यहाँ पर आपको ये लाभ दिए हुए हैं, आप इनका उत्तर पढ़ के यहाँ से नोट करेंगे। आगे देखिए, प्रश्न आपका है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य लिखिए। तो ये क्वेश्चन भी आपको खुद से लिखना है, आप लोग इसको अच्छे से यहाँ से पढ़ लेंगे और फिर इस क्वेश्चन को यहाँ से लिखेंगे। आगे देखिए, प्रश्न आपका है सफल नेतृत्वकर्ता के 2 गुण बताइए। तो आपको यहाँ पर सफल जो नेतृत्वकर्ता होता है उसके प्रमुख गुण बताना है। कौन से प्रमुख गुण होते हैं? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, उनके गुण होते हैं कार्यकर्ताओं के साथ एक रूपता की भावना रखना, भेदभाव नहीं करना और नेतृत्व के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्तियों के साथ काम कर रहा है, जो व्यक्ति उनके साथ काम कर रहा है उसमें समान रूपता स्थापित करे। दूसरा है कि समूह के जितने भी सदस्य हैं उन सबकी संतुष्टि होना आवश्यक है और नेता जिस भी समुदाय के सदस्यों का नेतृत्व कर रहा है वह जितने संतुष्ट होंगे और उतना ही उसका जो है नेतृत्व जो है वो सफल होगा। तो एक नेता का जो है नेतृत्व सबको संतुष्ट करना होता है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया, प्रश्न है विद्यालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण हेतु आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। जिस तरह से आपका हो जाएगा दीवारों तथा मुख्य भवनों का सफ़ेदी की हुई, मतलब इस तरह से आप ये सारे क्वेश्चंस नोट कर लेंगे, इसका उत्तर नोट कर लेंगे और सबको पढ़ लेंगे अच्छे से। इसी तरह से आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे। आगे देखिए, प्रश्न आपका है प्रार्थना स्थल पर बच्चों के व्यक्तित्व विकास हेतु आयोजित की जाने वाली 2 क्रियाओं का उल्लेख कीजिए। तो नंबर 1 पे आपका हो जाएगा बच्चों की साफ सफाई की जांच तथा स्वास्थ्य आदतों के विकास हेतु प्रेरणा प्रदान करना और नंबर 3 में आपका हो जाएगा उस दिन के प्रमुख समाचार का वाचन करना। आगे देखिए, प्रश्न आपका है यहाँ से किन्हीं 2 शिक्षण संस्थाओं एवं शिक्षण के में उनकी महत्वता का उल्लेख कीजिए। तो आप लोग इसको यहाँ से उत्तर को नोट करेंगे और आप लोग इसी तरह से याद करेंगे। आगे देखिए, प्रश्न आपका है NCTI का पूरा नाम बताइए। तो यहाँ पर आपको बता देना है राष्ट्रीय अध्यापन शिक्षा परिषद। आगे देखिए, प्रश्न आपका है विद्यालय के मानव संसाधन कौन कौन से हैं, और या फिर 2 तरह से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। मानवीय संसाधनों से आप क्या आशय है। तो ये आप इसका उत्तर अच्छे से पढ़कर लिखेंगे, फिर आप यहाँ से नोट करेंगे। आप देखिए यहाँ से आगे देखिए, प्रश्न आपका है शिक्षक अभिभावक संघ का उद्देश्य बताइए। तो शिक्षक अभिभावक संघ के जो उद्देश्य हैं वो आगे लिखे हुए हैं, आप लोग यहाँ से इसको देख लें। जैसा कि नंबर 1 में आपका है विद्यालय में गांव के सभी बच्चों के प्रवेश और नंबर 2 में है विद्यालय के गांव के पूर्व समय उपस्थित रखने का संबंध। इसी तरह से आपके जो पॉइंट्स दिए हैं, आप इन सब जो हमारे कमज़ोर बच्चे होते हैं उन सब की कमज़ोरी को पहचान कर दूर करना, इस तरह से आप लोग इसको नोट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो नए भाई बहन जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।